लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम डिस्कस कर चुके थे, यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम यहाँ पर हमने कई प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया और उनके बाद में हम कुछ यहाँ पर कुछ परमानेंट या सर्जिकल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी रिमेनिंग है, तो उनको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तक हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम बात करें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं बेटा, इनको हम विदिन 72 आवर्स हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरकोर्स के दौरान तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव रहेंगे। तो हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच आर यूज विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कैजुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर हम बात करें 72 आवर्स के भीतर अगर हम इनके अंदर हम बात करें बेटा, तो विद इन 72 आवर्स तो यहाँ पर हम इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हैं तो ये इफेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन किस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा, या तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हो या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है, साथ के साथ या फिर आईयूडी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम किन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें मतलब हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है या हार्मोन्स कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बात करें प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या इसके अलावा हम आईयूडीज को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कब, यहाँ पर विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए कुड बी यूज्ड टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स। या तो रेप या अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई कंसीव होती, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो हम यहाँ पर 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स अगर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कंसीव प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या आईयूडीज का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, यहाँ पर अनवांटेड 72 आई पिल, इजी पिल, इन सब का पॉपुलर ब्रांड का यूज किया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स, इनकी भी हम ऐसे डिस्कस कर चुके थे। तो इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स की बात करें बेटा, तो इसमें भी प्रोजेस्टेरोन या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन होगा या इसके अलावा या कॉम्बिनेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स के रूप में हम इन हार्मोन्स का यूज किया जाता है, और यह कहाँ पर यूज किया जाता है, अंडर स्किन। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन एलोन या इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन कैन बी यूज्ड बाय द फीमेल्स इंजेक्शन, या तो इंजेक्शन की हेल्प से या इम्प्लांट्स की हेल्प से, या तो इंजेक्शन की हेल्प से किया जाता है बेटा, या इम्प्लांट्स की हेल्प से किया जाता है अंडर द स्किन। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, जिस प्रकार हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात की थी, ओरल पिल्स वगैरह की बात की थी, तो वैसे कि वैसे ही यहाँ पर भी इनका एक्शन भी किसके समान होता है, जो ओरल पिल्स होती हैं उसी के समान होता है, क्योंकि ओरल पिल्स में भी वहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी बेटा किसका कॉम्बिनेशन होता है, हॉर्मोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो मोड ऑफ एक्शन होगा, मोड ऑफ एक्शन किसके समान होगा, ओरल पिल्स के समान होगा। तो फिर ओरल पिल्स ही यूज कर लें,
तो यहाँ पर क्योंकि ओरल पिल्स जो होती है उनका टाइम ड्यूरेशन जो होता है, इफेक्टिव पीरियड जो होता है वो कम होता है, परंतु यहाँ पर इंजेक्शन और इम्प्लांट्स की बात करें तो इनका जो इफेक्टिव पीरियड जो होता है ओरल पिल्स की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए इनका भी इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स का उपयोग या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इंजेक्शन में जैसे DMPA इंजेक्शन जो है इसका, तो इसका यूज किया जाता है इंजेक्शन में। ऐसे NCERT में ये एग्जांपल गिवन नहीं है, तो हम बात करें DMP तो डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन, तो यहां पर किसका यूज किया जाता है बेटा, यहां पर डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, इसके DMP का फुल फॉर्म है। तो याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो एग्जांपल है NCERT में गिवन नहीं है। इसी प्रकार डिपोट स्लो रिलीज होता है, जब हम इंजेक्शन यूज करते हैं तो स्लो यूज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर क्या किया जाता है, इम्प्लांट्स का और यहां पर इंजेक्शन का यूज जो अंडर स्किन किया जाता है। इसी प्रकार हम बात करें किसकी बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम इम्प्लांट की बात करें तो इम्प्लांट में जो ब्रांड यूज किया जाता है, नोर प्लांट्स यूज किया जाता है जो सबक्यूटेनियस होता है। सबक्यूटेनियस मतलब अंडर स्किन होता है। तो अंडर स्किन की बात करें तो यहाँ पर सबक्यूटेनियसली इनको यूज किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर किसके, अंडर स्किन, यहाँ पर जो ये स्किन है यहाँ पर इन इम्प्लांट्स जो होती हैं इनको यूज किया जाता है, जो जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन प्रेजेंट होता है जो स्लोली रिलीज होता है और यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर जो पिल्स होती है, नोर प्लांट्स होती हैं, इन प्लांट्स को स्किन के अंडर स्किन यूज किया जाता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोन प्रेजेंट होता है। In these injections, high level of progesterone hormone is present, which inhibit secretion या gonadotropin, so ovulation in absent। तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल, हाई लेवल यहाँ पर यूज किया जाता है बेटा, और जो क्या करता है यहाँ पर ओवुलेशन को या गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के रिलीज को रोकता है, स्टॉप करता है, जिससे यहाँ पर ओवुलेशन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं टर्मिनल मेथड्स की बात करते हैं बच्चों। टर्मिनल मेथड्स क्या होता है, यहाँ पर जो टर्मिनल मेथड होता है या परमानेंट मेथड जो होता है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है जिन कपल को आगे चाइल्ड प्लान नहीं करना है, वो इस प्रकार का मेथड यूज करते हैं, इस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं। टर्मिनल मेथड्स होता है, सर्जिकल मेथड होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सर्जिकल मेथड में या टर्मिनल मेथड में क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर हम बात करें सर्जिकल मेथड या टर्मिनल मेथड में, तो मेल की बात करें तो मेल में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, और जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वेसेक्टोमी कहेंगे, और जब हम क्या करते हैं वेसेक्टोमी कहेंगे इस प्रोसेस को ना, और जब मेल में किया जाता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस भी होगा, और यहाँ पर इजैकुलेशन के दौरान जब सीमन होगा तो इसमें स्पर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वास्ट डिफरेंस के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक कर दिया जाता है तो वहाँ से क्या होगा, इजैकुलेशन के दौरान जो सीमन रिलीज होगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी चलेगी, परंतु यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर बीच में वास्ट डिफरेंस को कट करके उसको टाइट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इनका जो पासेज है उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें फीमेल में जब हम फीमेल में सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है तो फीमेल में क्या बोला जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी, उसे क्या कहेंगे बेटा, ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, चलो ट्यूबेक्टोमी की बात करें बेटा यहाँ पर, तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में क्या होगा, यहाँ पर भी जो ट्यूब ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट कट करते हैं और उसको टाइट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन है उसको ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। तो मेल में वेसेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी। ठीक है,
तो ये सर्जिकल मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर सर्जिकल मेथड, इसको टर्मिनल मेथड को सर्जिकल मेथड भी कहा जाता है बच्चों, साथ के साथ स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन मेथड किससे रिलेटेड है? टर्मिनल मेथड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो सर्जिकल मेथड है ये एक तरह का सर्जिकल मेथड जो है ये स्टेरिलाइजेशन भी कहलाता है, एक तरह का टर्मिनल मेथड है, जिसमें यहाँ पर जिन कपल को आगे नीड नहीं है, किसकी नीड नहीं है? आगे चाइल्ड की नीड नहीं है, तब वो क्या करते हैं? इस प्रकार के मेथड का यूज करते हैं। और इसकी जो यहाँ पर इस प्रकार के जो टर्मिनल मेथड को यूज करते हैं तो ये जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि दिस इट इज ए सर्जिकल मेथड या इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। ब्लॉक्ड गैमेट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो यहाँ पर जो गैमेट है उनके ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया जाता है बेटा? ब्लॉक्ड कर दिया जाता है। मेल और फीमेल, मेल में वेसेक्टोमी के थ्रू, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी के थ्रू। दिस टेक्निक्स हाईली इफेक्टिव। ये टेक्निक जो होती है, कौन सी टेक्निक? यहाँ पर टर्मिनल जो मेथड है या सर्जिकल जो मेथड है, सर्जिकल जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, बट इनकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के जो डायग्राम गिवन है इसमें समझ सकते हैं। अगर मेल के लिए हम सर्जिकल मेथड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? वेसेक्टोमी कहा जाएगा बेटा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में हम उसको क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी कहेंगे। ठीक है, तो मेल में क्या होता है बेटा? यहाँ पर जो ये वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस के छोटे से पार्ट को कट करके हम टाइट कर देते हैं और यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स जो होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस तो होगी। ठीक है, स्पर्म्स पर ये कहाँ? यहाँ पर जो पहुंच नहीं पाएगा, कहाँ पर नहीं? सीमन में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इसके ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पर कट करके इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें तो यहाँ पर जो सीमन रिलीज होगा बच्चों, यहाँ पर जो सीमन रिलीज होगा उसमें स्पर्म्स, जो सीमन रिलीज होगा उसमें स्पर्म्स क्या होंगे बेटा? नहीं होंगे, स्पर्म्स नहीं होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार हम बात करें कहां पर? इसी प्रकार हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी होती है इसमें भी क्या करते हैं? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को कट करके छोटा सा पार्ट निकाल दिया जाता है और उसको टाइट कर दिया जाता है। जब ओवुलेशन होगा तो ओवा यहां से ट्रेवल करेगा, बट यहाँ पर ये ब्लॉक्ड कर दिया, इसका एरिया ब्लॉक्ड है तो ये आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इस प्रकार क्या करते हैं? गेमेट के ट्रांसपोर्ट को क्या कर देते हैं? गेमेट के ट्रांसपोर्ट को हम ब्लॉक्ड कर देते हैं। और ये जो सर्जिकल मेथड है, टर्मिनल मेथड है, हाईली इफेक्टिव होता है और इनकी रिवर्सिबिलिटी जो होती है बहुत पुअर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखना है आपको, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं हम। इसी प्रकार हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपीज की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करें, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एमटीपी भी कह सकते हैं, इसको है शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको एमटीपी भी याद रखना है। ठीक है बेटा, इसमें क्या किया जाता है? इंटेंशनली या हम बात करें इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है या इंड्यूस एबॉर्शन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि कैसे, किस प्रकार। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन याद रखनी है आपको, इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। ठीक है, या फिर इंड्यूस एबॉर्शन भी कह सकते हैं इसको, इंड्यूस, क्योंकि आप जानबूझकर क्या कर रहे हो? आप जानबूझकर यहाँ पर या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो। ठीक है, इसके कुछ ना कुछ रीजन हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रीजन क्या है वो हम देख सकते हैं। तो इंटेंशनली हम क्या करते हैं? यहाँ पर इंटेंशनली या इंड्यूस एबॉर्शन किया जाता है, इंटेंशनली यहाँ पर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल वर्ल्ड की बात करें बेटा, ये भी डेटा बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ऑल वर्ल्ड की बात करें 45 से 50 मिलियन एमटीपीज जो होती है परफॉर्म्ड होती हैं ऑल वर्ल्ड। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो कंसीव प्रेगनेंसी होती है, कंसीव प्रेगनेंसी में से
45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट एमटीपी के रूप में टर्मिनेट किया जाता है, एमटीपी किया जाता है। मतलब यहां पर जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी होती है उनमें से 45 से 50 जो मिलियन प्रेगनेंसी होती हैं उनको एमटीपी किया जाता है। और ये जो टोटल प्रेगनेंसी का कितना पार्ट बनाता है बेटा, 1/5 पार्ट बनाता है, 1/5 पार्ट। मतलब यहां पर 20% पार्ट जो होता है 20% पार्ट, टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 20% पार्ट जो है यहां पर क्या होता है, एमटीपी होता है। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अकाउंट 1/5 मतलब 20%, 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर। तो हम बात करें एवरी ईयर में जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी होती है उसमें से 45 से 50 मिलियन प्रेगनेंसी जो होती है उसको एमटीपी किया जाता है, जो टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट या 20% पार्ट है। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्यों किया जाता है वाई एमटीपी? तो वाई एमटीपी की बात करें बेटा, ऑब्वियसली यहां पर ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस या रेप। तो यहां पर क्या हो सकता है बेटा, या तो रीजन हो सकता है कि जो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर या जो कपल होते हैं जिनको क्या नहीं चाहिए अभी, उनको क्या नहीं चाहिए अभी, इनको चाइल्ड नहीं चाहिए और वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं परंतु वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इस कंडीशन में या साथ के साथ हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसे क्रिमिनल केसेज हो जाते हैं जैसे रेप वगैरह। तो इस केसेस में अगर क्या होता है, इस केसेज में अगर क्या होता है बेटा, इस केसेज में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो एमटीपी कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई अदर और भी रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, या तो जो मदर यहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, या जो फीटस है, जो डेवलपिंग फीटस है उसकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो। तो ऐसी कंडीशन में वो मदर क्या करना, इस प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ये कैपेबल नहीं है, तो इस कंडीशन में भी एमटीपी की जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली द आंसर ऑफ गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज either due to casual unprotected intercourse या failure of the contraceptive used during coitus या rapes. MTP are also essential. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful, even fatal, either to the mother, to the fetus या both. जिसमें क्या हो, यहाँ पर इसके अलावा ये भी एमटीपी के लिए एसेंशियल है कि मदर जो होती हैं या फीटल, दोनों के लिए, फीटस और मदर के लिए या दोनों के लिए फेटल हो तो इस कंडीशन में भी एमटीपी एसेंशियल है। इस कंडीशन में भी एमटीपी क्या है बेटा, एसेंशियल है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर इट इज रिलेटिवली सेफ, अब ये वाला भी डेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एनसीईआरटी, क्योंकि एमटीपी जो होता है, एमटीपी से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है एमटीपी भी। तो एमटीपी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखो एमटीपी कौन से ट्राइमेस्टर में सेप होती है, तो हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो एमटीपी होती है बच्चों वो यहाँ पर सेप होती है और सेकेंड ट्राइमेस्टर की अपेक्षा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होती है थोड़ी सी रिस्की होती है, ठीक है, मदर के लिए थोड़ी सी रिस्की होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर याद रखना है इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड मोर रिस्की इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो क्या होती है, रिलेटिवली क्या होती है, सेफ होती है, परंतु सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर वो मोर रिस्की होती है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सी ट्राइमेस्टर सेफ होती हैं एमटीपी के लिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो होती है थोड़ी सी यहाँ पर रिस्कियर होती है, मोर रिस्कियर है किसके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अपेक्षा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा कि जो एमटीपी होती है, एमटीपी का क्या, ऑब्वियसली एमटीपी हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, दो इट इज नॉट मींट for that purpose. Whether to accept legalized MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious, social issues involved in it. तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो एमटीपी है, एमटीपी का मेन पर्पस नहीं है जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना। यह जरूर है कि ये जो बढ़ती हुई ग्रोथ है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसको कम करने में भी क्या होता है, इनका डिक्रीज करने में भी इसका कुछ रोल, सिग्निफिकेंट रोल तो है, परंतु इसका मेन उद्देश्य, एमटीपी का मेन उद्देश्य यहाँ पर जो मेन जो पर्पज है बेटा वो किसका नहीं है, यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना नहीं है। साथ के साथ कुछ कंट्रीज जो होती हैं, कुछ कंट्रीज में यहाँ पर एमटीपी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, लीगलाइज नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पर कुछ ना कुछ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस, सोशल इश्यूज जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जो सोशल इश्यूज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर हम बात करें तो यह भी आपको डेटा याद रखना है कि गवर्नमेंट ने कब लीगलाइज किया एमटीपी को। तो एमटीपी को लीगलाइज कब किया बेटा, 1971 में एमटीपी को गवर्नमेंट ने कुछ यहां पर स्ट्रिक्ट कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ पर एमटीपी को लीगलाइज्ड किया है कि कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस में आप एमटीपी करवा सकते हो, परंतु कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर वो आप फुलफिल होती है तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर वो फुलफिल होती है तो आप यहाँ पर एमटीपी कर सकते हो, नहीं तो एमटीपीज नहीं कर पाओगे, नहीं तो एमटीपीज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो कैसे क्या क्या कंडीशंस होती है तो बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। तो यहाँ पर 1971 में क्या किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज्ड किया है विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। तो कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशन से अप्लाई की है, इसका मिसयूज ना हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में इसको लीगलाइज्ड किया, परंतु इसके मिसयूज ना हो बच्चों, इसके मिसयूज ना हो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या किया है, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन से अप्लाई की है जिससे इसके मिसयूज ना हो। ठीक है, तो ये कुछ जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो है वो क्या क्या है यहाँ पर, सच restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। तो यहाँ पर सच restriction are all the more important। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो restriction जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टाइम हम बात करें यहाँ पर इंडिया में, यहाँ पर जो फीमेल फिटिसाइड्स हैं तो यहाँ पर इलीगली क्या किए गए हैं, यहाँ पर डिनोट किए गए हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal फीमेल फिटिसाइड विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर ऐसे एमटीपीज को हम अगर स्ट्रिक्ट कंडीशन से अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जो फीमेल फिटिसाइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार के जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस बहुत ज़रूरी है इसके मिसयूज को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड जो है यहाँ पर इंडिया में हाई लेवल पर इस प्रकार के फीमेल फिटिसाइड्स हमने देखे गए। मतलब यहाँ पर फीमेल जो है फिटस, अगर फिटस कैसा है, मेल है फीमेल है, उसका पता होने के बाद में यहाँ पर एमटीपीज करवा देते हैं। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लाई किए मिसयूज को रोकने के लिए, फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए। ठीक है बच्चों, जो हमने इंडिया में इस प्रकार की जो फीमेल फिटिसाइड जो है ये हाई नंबर में देखी गई, हाई परसेंटेज में देखी गई, तो इसको हमें कम करना है, वो जरूरी है। ठीक है,
तो एक अमेंडमेंट जो याद रखना है आपको, तो यहाँ पर एमटीपी के लिए एक अमेंडमेंट जो है गवर्नमेंट ने दिया है यहाँ पर 2017 में। तो इस संशोधित जो अधिनियम है यहाँ पर जो एमटीपी के लिए जो अमेंडमेंट है 2017, इसमें कुछ यहाँ पर क्या दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की है कि किस प्रकार आप एमटीपी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या सुधार किए गए हैं, तो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality and morbidity। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो अमेंडमेंट 2017 जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंडिया ने जो है इंटेंशन ऑफ द रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल एबॉर्शन, तो इलीगल एबॉर्शन को रोकने के लिए, यहाँ पर इलीगल एबॉर्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट 2017 रिलीज किया है, दिया है। तो इस संशोधन के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि यहाँ पर इलीगल एबॉर्शन को कम किया जाए, यहाँ पर कब यहाँ पर एमटीपी की जाए कि जिसमें क्या हो, मैटरनल मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी की कंडीशन हो। तो इस कंडीशन पर ही क्या किया जाए, कुछ प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो है उनके ओपिनियन के आधार पर, उनकी ओपिनियन के आधार पर ही क्या किया जाए, एमटीपी किया जाए। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर हैं, जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं या डॉक्टर जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, उनकी एक डॉक्टर की ओपिनियन होगी तब कितने वीक, या हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले हम उसको अलाउ करेंगे जब वो डॉक्टर के ओपिनियन हो, या एक से अधिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अधिक है तो कितने प्रैक्टिशनर की यहाँ पर ओपिनियन की नीड है। तो ये सारे इस अमेंडमेंट में यहाँ पर एमटीपी जो गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया 1971, इसमें क्या किया, इन्होंने संशोधन किया। कब संशोधन किया बेटा, अमेंडमेंट 2017 दिया, ठीक है। तो क्या क्या है, तो यहाँ पर एक तो ये याद रखना है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो मदर के लिए या तो उसकी मोर्टेलिटी जैसी कंडीशन हो या उसमें कोई घातक बीमारी हो जिसमें वो यहाँ पर प्रेगनेंसी को कंसीव करना उसके लिए बहुत हार्मफुल हो, उसके लिए मॉर्बिडिटी जैसी या यहाँ पर मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी जैसी कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में आप क्या करवा सकते हो, एमटीपी करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रेगनेंसी में बी terminated on certain considered ground within the first 12 week of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। तो यहाँ पर कहा गया है कि कब यहाँ पर एमटीपी को टर्मिनेट किया जा सकता है। एक जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर रजिस्टर, यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उसकी ओपिनियन के आधार पर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर जब एमटीपी कर सकते हो जब क्या हो, यहाँ पर जो फीटस है यहाँ पर फर्स्ट टू 12 वीक का हो, फर्स्ट टू 12 वीक का यहाँ पर प्रेगनेंसी हो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनकी ओपिनियन के आधार पर अगर मदर के लिए या फीटस के लिए, मदर के या फीटस दोनों के लिए ऐसी मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी जैसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में आप एमटीपी कर सकते हो। अगर इसे एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें बेटा, तो यहाँ पर इफ प्रेगनेंसी हैज लास्टेड more than 12 weeks but fewer than 24 weeks, to registered medical practitioner must be of the opinion formed in good faith that the required ground exist। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर 12 वीक से अधिक और 24 वीक से कम अगर प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनकी ओपिनियन के आधार पर एमटीपीज की जा सकती है। परंतु यहाँ पर मैटरनल
या फीटल या बोथ, दोनों में कुछ न कुछ में मोटिलिटी या मॉर्बिडिटी जैसी कंडीशंस हो, तो इस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस कंडीशंस में बेटा यहाँ पर एमटीपीज कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट जो 2017 गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां पर इनफर्टिलिटी की बात करें तो इनफर्टिलिटी किसे कहेंगे, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, जब क्या करते हैं कपल 1 से लेकर के 2 साल तक अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स करते हैं, उसके बाद भी वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब जब क्या होता है बेटा, कोई भी कपल है वो कपल यहाँ पर अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स करने के बाद भी वो कोई 1 से 2 साल तक फिर भी वो कोई यहाँ पर चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी यहाँ पर मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। इसके कुछ कारण क्या हो सकते हैं, यहाँ पर फिजिकल भी हो सकता है, यहाँ पर फिजिकल कारण भी हो सकता है, यहाँ पर डिजीज हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या फिर हम बात करें यहाँ पर साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पर इनके फैक्टर्स हो सकते हैं जो अफेक्ट करते हैं इनफर्टिलिटी को। तो हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी किसे कहेंगे बेटा, जब क्या होता है द कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्ट सेक्स कोविटेशन अप टू 1 to 2 year is called infertility. Problem of infertility may be male and female. तो यहाँ पर मेल और फीमेल क्या करते हैं, यहाँ पर जो कपल होता है अगर क्या करते हैं बेटा अनप्रोटेक्ट इंटरकोर्स कर रहे हैं फिर भी वो 1-2 साल में चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो इनफर्टिलिटी ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही पाई जाती है, मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, किसी में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी के क्या रीजन हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी के क्या रीजन हो सकते हैं बेटा, इनफर्टिलिटी के या तो फिजिकल रीजन हो सकते हैं, या डिजीज हो सकती है, या ड्रग्स हो सकती हैं, या इम्यूनोलॉजिकल हो सकती हैं, या यहाँ पर साइकोलॉजिकल हो सकती है। तो ये रीजन भी यहाँ पर इनफर्टिलिटी होने के रीजन हो सकते हैं, या तो कुछ फिजिकल रीजन हो सकते हैं, या फिर हम बात करें कोई डिजीज हो जिसके कारण क्या हो, फिजिकल रीजन जैसे हम बात करें फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब क्या है, यहाँ पर कोलैप्स है, कोलैप्स फैलोपियन ट्यूब कोलैप्स है, तो यहाँ पर क्या होगा ट्रांसफर जो होगा, यहाँ पर स्पर्म्स क्या कर पाएंगे, ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार फिजिकल हो सकते हैं, या कोई डिजीज हो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज हो, या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड डिजीज हो, या फिर कोई यहाँ पर ड्रग्स लेता हो कुछ ड्रग्स के कारण, या इम्यूनोलॉजिकल कुछ ऐसी इम्यूनोलॉजिकल यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई साइकेट्रिकल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी इसके इनफर्टिलिटी के रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी के रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ ट्रीटेड बाय द ART, तो ये इनफर्टिलिटी को हम किसकी हेल्प से ट्रीट कर सकते हैं, हम ट्रीटेड कर सकते हैं किसकी हेल्प से, इनफर्टिलिटी को हम यहाँ पर ART की हेल्प से जो इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पर इन इनफर्टिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, ART की हेल्प से इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो किस प्रकार, तो ART की तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक यहाँ पर इनफर्टिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF होता है, दूसरा इन विवो होता है। IVF जो होता है, IVF में क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर मेल और फीमेल गेमेट्स को लेकर हम बॉडी के बाहर क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को या तो फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसको हम इसका फेमस नाम क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आपको याद रखना है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी जैसी कंडीशन अप्लाई करके, बॉडी जैसी कंडीशन अप्लाई करके बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में यहाँ पर मेल
और फीमेल का क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो ईटी मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस में। तो यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ पर इन विट्रो आईवीएफ जो है, जिसका फेमस नाम क्या है, इसका फेमस नाम क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इन विवो फर्टिलाइजेशन, अब इन विवो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जब वो क्या होता है, यहाँ पर जो फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो तो इसको क्या कहेंगे, इसको इन विवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। तो हम बात कर लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल एंड आफ्टर इट एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू यूट्रस या फेलोपियन ट्यूब, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन आईवीएफ कहेंगे। और दिस मेथड इज पॉपुलर नाउन दिस मेथड इज popularly known as test tube baby program, known as test tube baby program। test tube baby program किसे क्या, IVF को हम क्या कहते हैं, किस नाम से भी जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होगा बेटा, इफ फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द बॉडी, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ में हम कौन कौन से, जो आईवीएफ में जो एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो यहाँ पर जिप्ट का यूज किया जाता है या आईयूटी का यूज किया जाता है, जिप्ट का यूज किया जाता है, आईयूटी का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर ICSI का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ के लिए जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो टेक्निक होती है, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है 3 प्रकार से, यहाँ पर क्या होगा, इसकी 3 टेक्निक है, आईवीएफ की 3 टेक्निक है। कौन कौन सी, यहाँ पर जिप्ट, जिसमें क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर किया जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जब क्या होता है, जाइगोट को या अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो होता है, जाइगोट या अप टू 8 ब्लास्टोमियर जो एम्ब्रियो होता है, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिप्ट कहेंगे। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, नाम से पता चल रहा है जाइगोट को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट या उस 8 अप टू 8 ब्लास्टोमियर, जाइगोट से अप टू जाइगोट एंड अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो यहां से जाइगोट से लेकर के 8 ब्लास्टोमियर तक के 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो उसी को हम बोलते हैं जिप्ट। ठीक है, और यहां पर जिप्ट किसमें, जिप्ट को किसमें करते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, या तो उसी सेम मदर में या फिर सेरोगेट मदर में, यहाँ पर जाइगोट को या फिर एम्ब्रियो को 8 ब्लास्टोमियर के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। इसी प्रकार इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर में क्या किया जाता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो होता है, 8 ब्लास्टोमियर से मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जो एम्ब्रियो होता है, उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाता है, उसको ट्रांसफर यूट्रस में किया जाता है, डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, या तो सेरोगेट मदर में या फिर उसी जो सेम मदर है उसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, एक एक टेक्निक को समझ लेते हैं। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो up to 8 blastomere could then be transferred into fallopian tube of surrogate या same mother। अगर क्या है, हम सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो दूसरी मदर, यहाँ पर सेरोगेट मदर किसे कहेंगे बेटा, यहाँ पर जो मदर है, रियल मदर है, वो क्या करती है, वहाँ से ओवा तो प्रोड्यूस कर सकती है वहाँ पर, परंतु ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, परंतु वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, या यहाँ इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उस फीमेल से क्या करते हैं, सेम मदर जो है उस फीमेल से ओवा कलेक्ट करते हैं, और इसी प्रकार से जो डोनर या हस्बैंड से क्या करते हैं, स्पर्म कलेक्ट करते
करते हैं, फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और जो दूसरी मदर होती है, यहाँ पर सेरोगेट मदर होती है, जो दूसरी मदर जिसके हम जैसे किराए की कोख भी बोलते हैं, तो वहाँ पर हम उनको उस फीमेल के यूट्रस में या फिर जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर जाइगोट या 8 ब्लास्टोमियर की बात है तो फेलोपियन ट्यूब में करेंगे, 8 से ज्यादा है तो हम किस में करेंगे, यहाँ पर यूट्रस में करेंगे ट्रांसफर। ठीक है, एक होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी किस प्रकार की टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक है। यहाँ पर भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की टेक्निक होती है जिसमें क्या किया जाता है बेटा, जो एग है या फिर हम बात करें जो ओवम होता है, डायरेक्ट ओवम में क्या किया जाता है, इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट हम क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंट्रासाइटो, इससे पता चल रहा है इंट्रा मतलब अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो यहां पर साइटोप्लाज्म के अंदर हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। तो डायग्राम में भी दिख रहा है। तो इट इज ए अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर to form a embryo in the laboratory in which a sperm is directly inject a sperm directly inject into cytoplasm of ovum। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में क्या करते हैं बेटा, इंजेक्शन, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ओवम है, ये ओवम है, ठीक है, ये ओवम है और ये यहां पर पिपेट है और होल्ड के लिए, यहां पर ओवा को होल्ड करने के लिए पिपेट रहती है, पिपेट को सक किया जाता है, यहाँ प्रेशर के द्वारा क्या कर लिया जाता है, प्रेशर के द्वारा इसको होल्ड किया जाता है और ये इंजेक्शन है। और ये यहां पर इसकी मेम्ब्रेन हो गई, उलेमा हो गई, और ये जो है साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, और ये है यहां पर स्पर्म, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है स्पर्म, स्पर्म। ये क्या है बच्चों, ये है स्पर्म। तो यहां पर ओवम के स्पर्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में एक स्पर्म को क्या कर ले, डायरेक्टली इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ठीक है, तो ये भी जो एक प्रकार की कौन सी टेक्निक है, ये भी एक प्रकार की इन विट्रो टेक्निक है, क्योंकि लेबोरेटरी में क्या करते हैं बेटा, लेबोरेटरी में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं, किसके में, ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन विवो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की, यहाँ पर ये दे रखे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के टेक्निक दे रखी है। एक तो होती है गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमेट को क्या किया जाता है, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जिप्ट जो होती है, एक तो गिफ्ट हो गया और एक जिप्ट, वो जिप्ट हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर ये क्या है, जिप्ट, JIFT, जिप्ट। ठीक है, नहीं गिफ्ट, GIFT, ZIFT को तो जिप्ट बोल दिया, इसको गिफ्ट मान लो, GIFT, गिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर JIFT को जिसको हम बोलते हैं गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो यहां पर नाम से पता चल रहा है, जो गेमेट होता है, गेमेट को डायरेक्टली कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं बेटा, गेमेट को हम डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। जब क्या होती है, या तो मदर या तो वाइफ या मदर मान लो, या तो मदर हो गई या डोनर हो गई। ठीक है, उससे हमने क्या किया, ओवा या स्पर्म ले लिए,
मदर से, हस्बैंड से या डोनर से हमने क्या किया, स्पर्म और ओवम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म और ओवम को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो मदर जो है वो मदर क्या कर रही है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, परंतु वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए और अदर डेवलपमेंट के लिए सुटेबल एनवायरमेंट है, परंतु ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डोनर से ओवा लेकर के, स्पर्म लेकर के, डोनर या हस्बैंड से स्पर्म लेकर के हम फैलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते हैं। तो गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। और वहां पर हमने बात की थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, किसको, जिप्ट में किसको किया जाता है, डायरेक्ट जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो, 8 ब्लास्टोमियर तक के एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ सेम फीमेल या फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization या other development. This is the called gift, GIFT, ठीक है। तो यहां पर या तो मदर से लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, या तो मदर से लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, डोनर से लेते हैं ओवा, क्योंकि यहां पर या तो ओवा प्रोड्यूस कर लेते हैं, नहीं कर पाते हैं तो ओवा मदर के ओवरी से कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर दूसरी जो डोनर है, डोनर से हेल्थी डोनर से ओवा, क्योंकि यहां पर मदर जो है वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, इस कंडीशन में डोनर से उसके ओवरी से ओवा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और उसको ओवा को और स्पर्म को हम क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल फर्टिलाइजेशन और अदर डेवलपमेंट के लिए क्या है बेटा, सुटेबल एनवायरनमेंट है, परंतु ओवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं GIFT, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसे कहेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर हस्बैंड या जो मेल पार्टनर है वो क्या कर, मेल पार्टनर जो है बेटा वो यहां पर इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, स्पर्म को वेजाइना में इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, या स्पर्म का नंबर ऑफ स्पर्म जो है बहुत कम है, या नंबर ऑफ स्पर्म बहुत कम है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में यहां पर स्पर्म को क्या किया जाता है, वेजाइना में या यूट्रस में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है। आर्टिफिशियली क्या किया जाता है बच्चों, ट्रांसफर किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के किसे कहते हैं, इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमन इनटू वेजाइना या very low sperm count in this semen, the semen is artificially introduced either into vagina into the uterus of the female। तो अगर हम वेजाइना में ट्रांसफर करते हैं या फिर वेजाइना में नहीं करके यूट्रस में करते हैं तो इसको यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है, IUI भी कहा जाता है, IUI भी कहा जाता है। किसको, जब हम क्या करते हैं, स्पर्म को आर्टिफिशियली किसमें ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, आर्टिफिशियली स्पर्म को यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो यूटेराइन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेल पार्टनर जो है वो क्या नहीं कर पा रहा है, यहां पर मेल पार्टनर जो है वेजाइना में स्पर्म को इंसेमिनेट नहीं कर पाता है, या फिर यहां पर नंबर ऑफ स्पर्म जो है काउंट बहुत कम है। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, वेजाइना या यूट्रस में हम क्या कर देते हैं, स्पर्म को इंसेमिनेट करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब यूट्रस में किया जाता है तो यूटेराइन इंसेमिनेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, एक यहाँ पर नोट दिया हुआ है, याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दूज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो यहां पर कहा गया है कि जो फीमेल है वो फीमेल क्या है, यहां पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, परंतु वहां पर ओवा भी प्रोड्यूस करती हैं, और फर्टिलाइजेशन के लिए भी क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए भी सुटेबल एनवायरनमेंट है, परंतु उसका जो यूट्रस है वो कंसीव नहीं कर पाता है, प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफर करके सेरोगेट मदर में इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में हम बात करें एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस। एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है बेटा वो क्या होता है, कोरियन, सबसे बाहर कोरियन, फिर एमनियन जो लेयर होती है, एमनियन, कोरियन, एम्ब्रियन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एमनियन होती है, एमनियन के अंदर क्या होता है, एमनियन जो होती है वो सराउंडेड होती है एम्ब्रियो के, और इस एमनियन में एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बच्चों, ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसमें जो फीटस होता है, फीटस की कुछ सेल्स होती हैं, यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं फीटस के वो डिसोल्व होते हैं। तो इस फीटस में से क्या किया जाता है, इंजेक्शन की हेल्प से क्या किया जाता है बेटा, इंजेक्शन की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड को ले लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करके इस फ्लूइड का, इन सेल्स का एनालिसिस किया जाता है। इन फ्लूइड और सेल्स का एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेज और जो सेल्स होती हैं इनका एनालिसिस करके जेनेटिक डिसऑर्डर का हम पता लगा सकते हैं, जिससे इन फीटस की सर्वाइवेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसी टेक्निक को हम बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस टेक्निक। परंतु इस एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का क्या किया जाता है, मिस यूज होने लग जाता है, मिस यूज होता है, बहुत ज्यादा मिस यूज होने लगा, जिसमें क्या किया जाता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, डेवलपिंग फीटस में वहां पर मेल फीमेल फीटस का पता कर लिया जाता है। जो फीमेल फीटस होती है तो मतलब यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी जो सेल होती है, सेल में बार बॉडी को देखकर, क्योंकि फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है भाई, मेल में तो एक्स और वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। तो एक्स में एक जो है एक्स होता है वो क्या होता है, या बार बॉडी की तरह अपना प्रेजेंस शो करता है। तो बार बॉडी का पता लगाकर, निष्क्रिय फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो बार बॉडी का पता लगाकर हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो फीमेल फिटस है, तो इसका फीमेल फिटस का पता करके इसके फिटिसाइड बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एमनियोसिंथेसिस टेक्निक को क्या कर दिया, बैन कर दिया। नहीं तो एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का मेन उद्देश्य क्या था, उसमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसी कंडीशंस में एमटीपीज कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में तो जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता था, परंतु इसका मिस यूज होने लग गया। तो कब हम एमनियोसिंथेसिस टेक्निक का यूज करते हैं, जब फिटस 14 to 16 वीक का हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के सेल्स और डिसॉल्व सब्सटेंसेस का एनालिसिस किया जाता है। सेल्स और डिसॉल्व सब्सटेंसेस का एनालिसिस के बाद हम उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका पता करके हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। या जो सर्वाइव नहीं है, ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं तो वो जो फिटस हैं आगे सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इस कंडीशन में एमटीपी के लिए डॉक्टर एमटीपी के लिए सलाह देता है। तो एमनियोसिंथेसिस टेक्निक कैसे टेक्निक है, ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न, based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo. In 14 to 16 week of pregnancy, with the help of long surgical needle, amniotic fluid is taken out from the uterus. From the uterus, in this fluid, 5 cells ऑफ एम्ब्रियो जैसे स्किन, लीवर, प्लेसेंटा आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ न एम्ब्रियो की जो कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे स्किन की हो सकती है, लीवर की हो सकती है, प्लेसेंटा की हो सकती है। तो ये जो वहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो इन सेल्स का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इन एमनियोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालिसिस द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। तो फीटल सेल्स और डिसॉल्व सब्सटेंसेस का एनालिसिस किया जाता है इस टेक्निक में। और टेक्निक में यहाँ पर डिसॉल्व सब्सटेंसेस और सेल्स का एनालिसिस करके हम जो भी डिजीज हैं उनका पता लगा, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है और उसकी सर्वाइविलिटी को यहाँ पर देखा जाता है। सर्वाइविलिटी ऑफ फीटस को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो This procedure is used to test for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome,
हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया etc डिटरमाइन द सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस। तो यहाँ पर इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं बेटा, इस टेक्निक का यूज करके हम सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस को हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। परंतु इस टेक्निक का मिस यूज भी होने लग गया। यहाँ पर फीटस मेल फीमेल फीटस का पता करके अगर डिटरमाइन कर लेते हैं मेल है कि फीमेल है, कौन सा फीटस है, इसके कारण फीमेल फीटिसाइड बढ़ गए, तो इसको बैन, इसलिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन कर दिया। दे आर टेस्टेड नाउन, इसके द्वारा हम क्या क्या नाउन कर सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को नाउन कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है लाइक डाउन सिंड्रोम। मेंटल डिसऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंजाइम हार्मोन्स। यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर है तो मेंटल डिसऑर्डर जैसे यहाँ पर प्रोटीन के कारण डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन्स, तो यहाँ पर सॉरी मेटाबॉलिक है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, भाई ये तो एक तरह से डाउन सिंड्रोम मेटाबॉलिक एक तरह से मेंटल डिसऑर्डर की तरह ही है। यहाँ पर ये जो डाउन सिंड्रोम होता है आगे जाके सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो ऐसे जो चाइल्ड है इन फ्यूचर आके यहाँ पर अगर बर्थ होता है तो ये भी क्या होते हैं, एक तरह से परेशान होते हैं ऐसे। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कि जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी है, एंजाइम की है, हार्मोन्स की है, तो यहाँ पर उसका प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन किया जाता है। साथ के साथ सेक्स डिटेक्शन ऑफ सेक्स बार बॉडी का पता करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर सेक्स का डिटेक्शन कर सकते हैं। और इसलिए इसका बैन किया गया है क्योंकि इसमें फीमेल फिटस का पता करके फिटिसाइड बढ़ गए थे, इसलिए गवर्नमेंट में एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन कर दिया। किस प्रकार देखो, हम जब 14 से 14 टू 16 वीक का जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड प्रोब की हेल्प से हम देखते हैं कि यहाँ पर फिटस जो होता है उसकी लोकेशन का पता करते हैं। और नीडल जो लॉन्ग सर्जिकल नीडल की हेल्प से लॉन्ग सर्जिकल नीडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड में आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर फिटल सेल्स कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर इसको लिया जाता है सर्जिकल इंजेक्शन की हेल्प से। और फिर इस फ्लूइड का यहाँ पर इन सेल्स का क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और यहाँ पर डिजीज का पता लगाया जाता है। तो फ्लूइड में पेटोप्रोटीन का पता किया जाता है, जो फिटस प्रोटीन है उसका पता किया जाता है। यहाँ पर हम बायोकेमिकल डीएनए स्टडीज की जाती है, सेल कल्चर करके क्रोमोसोमल और डीएनए स्टडीज की जाती है। और इसके बाद में हम यहाँ पर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर, तो यह इस प्रकार यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए इनके लिए तो हम कर सकते हैं, परंतु इसका मिसयूज होने लग गया, फीमेल फिटिसाइड बढ़ने लग गए। फीमेल फिटस का पता करके यहाँ पर एमटीपी की जाती है, एबॉर्शन किया जाता है, तो इस कारण यहाँ पर फीमेल फिटिसाइड बढ़ने लग गए, इसलिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को बैन कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमनियोसेंटेसिस टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करते हैं एसटीआई की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, यहाँ पर देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या विनरल डिजीज भी कहा जाता है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो एसटीआई भी कहेंगे इसको, वीडी भी कहेंगे इसको, आरटीआई भी कहेंगे। तो यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले जो डिजीज हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू जो डिजीज होती है तो उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है, इन्फेक्शन कहा जाता है। जब क्या हुआ, सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू या सेक्सुअल जो एक्टिविटी के थ्रू जो यहाँ पर ट्रांसफर होती है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, विनरल डिजीज भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती हैं, यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, विनरल डिजीज भी कहा जाता है। और ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से ऐसे रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो कॉमन STDs are
गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस और हेपेटाइटिस बी, एड्स, HIV इन्फेक्शन। तो ये जो है कॉमन जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है जो आपको आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा HIV इन्फेक्शन मोस्ट डेंजरस, HIV इन्फेक्शन जो है मोस्ट डेंजरस है। एक बार HIV इन्फेक्शन हो गया, HIV का अगर एक बार HIV इन्फेक्शन हो गया तो इस इन्फेक्शन को रोकना, इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, HIV को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये एड्स में ज़रूर कन्वर्ट होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूँ हो सकता है ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए, टाइम से प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए तो उस व्यक्ति की उम्र को बढ़ा सकते हैं पर रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिजीज कौन कौन सी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्यों कहा गया है, वेनरल डिजीज क्यों कहा गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्यों कहा गया, क्योंकि ये डिजीज जो होती है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के थ्रू या रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो उनको इन्फेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर इनको वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट डेंजरस जो है वो HIV जो मोस्ट डेंजरस है, यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिससे कहीं सारी जो वर्ल्ड में कहीं सारे यहाँ पर पर्सन हैं, पीपल हैं, यहाँ पर लोग हैं जो इस रोग के कारण, इस डिजीज के कारण मरते हैं ना, डेथ होती है उनकी। तो यहाँ पर हम बात करें STI की और पैथोजन, तो ऐसे पैथोजन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा परंतु आपको याद रखना है। तो जैसे गोनेरिया की बात करें तो गोनेरिया के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक बैक्टीरिया जो है गोनेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है, नेसेरिया गोनेरियाई जो बैक्टीरिया, नेसेरिया गोनेरियाई जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया गोनोरिया डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी प्रकार सिफिलिस की बात करें तो सिफिलिस भी, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है जो ट्रिपेनोमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है उसके कारण सिफिलिस होता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो क्या करता है, सिफिलिस करता है, ये भी बैक्टीरिया सिफिलिस के लिए है ना। ठीक है बेटा, इसी प्रकार जेनाइटल वर्ड्स जो है ये एक वायरस डिजीज है, वायरस के कारण होता है। जेनाइटल हर्प्स हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, या किसके कारण, वायरस के कारण होता है। यहाँ पर जेनाइटल हर्प्स हो गया, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी हो गया, यहाँ पर HIV हो गया, ये सब जो है वायरल डिजीज है, वायरस के कारण होती है। तो यहाँ पर जेनाइटल हर्प्स किसके कारण होता है, हर्पिस सिंपल वायरस के कारण, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण जेनाइटल हर्प्स होता है। और क्लेमाइडियासिस के कारण, क्लेमाइडियासिस ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो बैक्टीरिया है उसके कारण क्या होता है, क्लेमाइडियासिस होता है। और अब बात करें जेनाइटल वर्ड्स, ये जेनाइटल वर्ड्स जो होता है ये भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। ट्राइकोमोनियासिस जो होता है, ट्राइकोमोनियासिस जो होता है ये प्रोटोजोवन डिजीज है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोवन डिजीज है। तो यहाँ पर ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस जो प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस जो प्रोटोजोआ है उसके कारण ये डिजीज होती है। ठीक है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी होता है। एड्स जो है HIV वायरस के कारण, एड्स जो यहाँ पर डिजीज है, एड्स जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ये HIV वायरस के कारण होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है उसके कारण क्या होता है, एड्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायरल डिजीज 1 2 3 4 तो वायरल डिजीज दे रखी, 3 जो है आप बैक्टीरियल डिजीज है और 1 जो प्रोटोजोवन डिजीज है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि यहाँ पर याद रखना है सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ नीडल्स, इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स etc with infected person, transfusion of blood या from a infected mother to
फीटस। तो यहाँ पर ये जो डिजीज हैं कौन कौन सी, यहाँ पर हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV जो हो गई, ये क्या होती है, यहाँ पर जो इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल्स यूज करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने से, या इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या इन्फेक्टेड मदर जो है यहाँ पर हेपेटाइटिस बी और HIV से अगर वो क्या है इन्फेक्टेड है, तो उस मदर से उसके फीटस में भी यहाँ पर इसके वायरस जा सकते हैं, वो फीटस भी इन्फेक्टेड हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और यहाँ पर HIV। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हब्स एंड HIV। तो जेनाइटल हब्स HIV, तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हब्स, और यहाँ पर बात करें जेनाइटल हब्स और यहाँ पर बात करें HIV, जेनाइटल हब्स और HIV। तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हब्स और यहाँ पर हम बात करें HIV, इन तीनों रोगों को छोड़कर अन्य जो लिस्ट दे रखी है, गिवन जो लिस्ट है, अन्य जो जेनाइटल ट्रांसमिटेड या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को हम कंप्लीटली क्यूरेबल है, क्योंकि अगर इनिशियल डे में अगर हमें पता लग जाए और इनिशियल टाइम में अगर इसका पता लग जाए, तो अब कंप्लीटली अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो इन तीनों रोगों के, इन तीनों डिजीज के अलावा कौन कौन सी, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हब्स और HIV, इन तीनों के अलावा और जो यहाँ पर विनरल डिजीज हैं, यहाँ पर हम बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, वो क्यूरेबल है। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हब्स और HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर, इनके अलावा अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। तो यहाँ पर ये डिजीज, अदर डिजीज जो है, अदर डिजीज कौन कौन सी अदर डिजीज हो गई बेटा, यहाँ पर जो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, यहाँ पर क्लेमाइडियासिस हो गया, जेनाइटल वर्ट्स हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, ट्राइकोमोनियासिस हो गया, ये सारी जो डिजीज है इनको हम कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर हम सही टाइम पर अगर इसका पता लग जाए और कंप्लीटली अगर प्रॉपरली अगर इसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, तो ये जो है यहाँ पर गोनोरिया, सिफिलिस और यहाँ पर क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वर्ट्स और ट्राइकोमोनियासिस, इनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली क्यूरेबल हैं। ठीक है, ट्रीट कर सकते हैं। परंतु HIV, हेपेटाइटिस बी, एड्स और यहां पर जेनाइटल हब्स, इन तीनों को छोड़कर, ठीक है, तो याद रखना है इन तीनों को छोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ, ये भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर इंक्लूडिंग इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग etc इन द जेनाइटल रीजन। तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स जो देखने को मिले, मोस्ट ऑफ द माइनर सिम्टम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द माइनर सिम्टम्स होते हैं जो इसमें जेनाइटल, यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में जो अर्ली सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलता है बेटा, इचिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पर फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर ये जेनाइटल जो रीजन है वहाँ पर आपको स्लाइटली पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, किसमें, यहाँ पर जेनाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा, या जेनाइटल रीजन में। तो जेनाइटल रीजन में आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगी, इचिंग देखने को मिलेगी, फ्लूइड डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, स्लाइट पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अर्ली सिम्टम्स है, ये क्या है, अर्ली सिम्टम्स है, मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर होते हैं, मोस्ट ऑफ तो क्या होते हैं, माइनर होते हैं, जिनका पता ही नहीं चलता का, जैसे बहुत कम खुजली होती है, या यहाँ पर हम बात करें इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग, ये देखने को मिलेगा जेनाइटल रीजन में। परंतु यहाँ पर हम बात करें बेटा, यहाँ पर बात करें इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफ्टन बी असिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेनिंग अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो फीमेल होती है, फीमेल जो इन डिजीज से इन्फेक्टेड होती है, वो क्या होती है, क्या होती है बेटा, यहाँ पर असिम्प्टोमेटिक होती है, असिम्प्टोमेटिक होती है, तो यह डिजीज का लंबे टाइम तक पता ही नहीं चल पाता, इस डिजीज का जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन इनका पता ही नहीं चल पाता। यहाँ पर कहीं फीमेल होती है तो उनमें ये यहाँ पर सिम्टम्स देखने को ही नहीं मिलते। तो यहां पर देखो, एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स, एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन द
early stage of infection and the social stigma attached to the STDs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications later, which include pelvic inflammatory disease PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility, even cancer of the reproductive ट्रैक्ट। तो क्या होता है कि बेटा यहाँ पर अगर ये सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, सिम्टम्स एब्सेंट होते हैं, कुछ फीमेल्स जो होती है असिम्टोमेटिक होती है, यहाँ पर लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स होने के कारण लंबे समय तक अगर ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं और अगर यहाँ पर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, अर्ली स्टेजेस में इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलते हैं, सोशल स्टिग्मा के कारण यहाँ पर क्या होता है, पर्सन जो होता है इन सिम्टम्स को अवॉइड कर देता है। जब ये क्या होता है, जब इसके क्या होते हैं बेटा, टाइमली डिटेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो इनमें कॉम्प्लेक्शन देखने को लेटर आपको कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें देखो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलेगी। पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेटरी, यहाँ पर आपको इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलेगी, PID या एबॉर्शन हो जाएगा। यहाँ पर बात करें स्टिल बर्थ, यहाँ पर जो बर्थ जो होगा, जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, डेथ, जिसका बर्थ होगा वो किस कंडीशन में देखने को मिलेगी, उसकी डेथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो चाइल्ड होता है वो डेड, उसका बर्थ जो होगा डेथ कंडीशन में होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, यूट्रस के अलावा अगर प्रेगनेंसी किसी दूसरे पार्ट में देखने को मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर बात करें इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे हम बात करें यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के लेटर पार्ट में, या फिर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब के लेटर पार्ट में, या जैसे यूट्रस के आसपास वाले पार्ट में, या फिर बात करें सर्विक्स रीजन नीचे वाले पार्ट में यूट्रस के, तो ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, जो क्या होती है एक्टोपिक, जो सर्जिकल रिमूवल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, और कभी कभी तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आपको कैंसर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये सारे के सारे डेटा जो है एनसीईआरटी के हैं। और इसके अलावा हम बात करें एसटीडी आर ए मेजर ट्रीट टू हेल्थी सोसाइटी, देयरफॉर प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये सही बात है कि इसका एसटीडी आर ए मेजर ट्रीट टू ए हेल्थी सोसाइटी। तो एसटीडी जो होती है यहाँ पर मेजरली क्या करती है, हेल्थी सोसाइटी को ट्रीट करती है, और यहाँ पर प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन ही क्योर, इस डिजीज का क्योर है। तो यहाँ पर बचाव ही इस डिजीज का क्या है बेटा, क्योर है। तो अर्ली यहाँ प्रिवेंशन क्या है, इसका प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, और यहाँ पर क्योर ऑफ डिजीज are the given prime consideration under the reproductive health care program। reproductive health care program जो होता है वो प्रमोट करता है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव या एसटीडी से रिलेटेड, यहाँ पर क्या करता है, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको जागरूक करता है कि यहाँ पर इनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको किस प्रकार से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन या यहाँ पर डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन या क्योर ऑफ डिजीज से ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनसे बच सकते हैं। तो दो ऑल पर्सन्स आर vulnerable to these infection, their incidence are reported to be very high among person in the age group of 15 to 24, this age group to which you also belong। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस डिजीज से ऐसे सभी एज ग्रुप के जो पर्सन है वो
क्या इफेक्टेड होते हैं, सभी एज ग्रुप के जो पर्सन हैं वो इफेक्टेड होते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा जो देखा गया, सबसे ज़्यादा एज ग्रुप में अमंग द पर्सन इन द वेरी हाई अमंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 15 to 24 एज ग्रुप के जो पर्सन है उनमें जिसमें आप भी आते हो, जिस एज ग्रुप में आप भी आते हो, तो इस एज ग्रुप के जो पर्सन है इसमें इस एसटीडीज को सबसे ज़्यादा देखा गया। ऐसा नहीं सभी में इसका खतरा रहता है, सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए ये खतरा पर्सन जो सभी एज ग्रुप के जो पर्सन है उनके लिए खतरनाक है, परंतु इनमें से हम बात करें आपकी एज ग्रुप जो 15 to 24 है इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नंबर में इस एज ग्रुप को देखा गया है इस डिजीज के। देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। यहाँ पर इस डिजीज से हमें पैनिक नहीं होना है, इससे पैनिक नहीं होना है, इससे प्रिवेंशन ही पॉसिबल है, इसका प्रिवेंशन इसका पॉसिबल है, इसका प्रिवेंशन ही इसका क्या है, इस डिजीज का ट्रीटमेंट है ना। तो मतलब इसका बचाव एक तरह से, इससे कैसे बच सकता है, प्रिवेंशन इज पॉसिबल इस डिजीज का। तो प्रिवेंशन रखना ही इस डिजीज का सबसे इस डिजीज का सबसे मेन ट्रीटमेंट है, बचाव है ना, प्रोटेक्शन है। तो प्रिवेंशन मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर क्या क्या प्रिवेंशन है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के, क्या प्रिवेंशन है आपको याद रखना क्या क्या प्रिवेंशन है। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। तो यहाँ पर अननोन पार्टनर से क्या करना चाहिए, अननोन पार्टनर से यहाँ पर या मल्टीपल पार्टनर से अवॉइड करना चाहिए, सेक्स जो होता है अवॉइड करना चाहिए यहाँ पर अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर से, ठीक है। तो इसके अलावा ऑलवेज यूज ड्यूरिंग द कोइटस, ऑलवेज कॉन्डम यूज करना चाहिए ड्यूरिंग कोइटस के दौरान हमेशा क्या करना चाहिए, कॉन्डम का यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट लग रहा है, इन केस ऑफ डाउट one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease। अगर आपको कोई डाउट है तो ऐसे लगता है कोई डाउट लगता है तो हमेशा क्या करना चाहिए, इस डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उस क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलने के बाद में डिटेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इस डिजीज से हम क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, अगर याद नहीं रखोगे तो काम चल जाएगा। इबोला डिजीज में आल्सो भी है एसटीआई, ये भी एसटीआई है, तो इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है ये आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम जो भी टॉपिक होगा अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, या ऐसे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, नहीं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।